हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में यह एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे जीडीपी रिजल्ट्स आए थे या जीडीपी डेटा आया था वो उतना ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं था। तो इसलिए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकता है ऐसा माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई केप्ट अ न्यूट्रल स्टैंस और आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसको 6.5% पे ही मेंटेन किया है। पहले भी 6.5% था, अभी भी 6.5% है। और आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? तो आरबीआई इसका रीज़न बताता है कि दे वांट टू टैकल इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, यानी महंगाई के कंसर्न्स को टैकल करने के लिए उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया है। और ये सच भी है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के हाई लेवल पे है ऑफ अबाउट 6.21%। और वही अगर आप हमारा फूड इन्फ्लेशन देखेंगे या खाने पीने चीज़ों के ऊपर जो महंगाई है उसको अगर आप देखेंगे तो वो अबाउट 10.87% है। और ऐसे महंगाई के टाइम पे अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा तो इट माइट नॉट गो वेल फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रिड्यूस किया जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस या रिस्क बढ़ जाता है, विच आई थिंक आरबीआई इज नॉट विलिंग टू टेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज़ अ गुड डिसीजन बेसिकली। एंड ऑल्सो अभी अगर आप देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है उसका आरबीआई 2024-2025 के लिए प्रोजेक्शन देता है 4.8% का, विच इज स्टिल अबव द कंफर्ट लेवल ऑफ आरबीआई इन्फ्लेशन विच इज़ अबाउट 4%। यानी 4% के ऊपर अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई इज़ नॉट कंफर्टेबल विद इट। अगर 4% या 4% से नीचे है तो आरबीआई इज़ कंफर्टेबल विद दैट इन्फ्लेशन। सो इट इज़ स्टिल अ कंसर्न। एंड ऑल्सो आरबीआई ये भी बताता है कि अभी इन्फ्लेशन में अपसाइड रिस्क इसीलिए भी है क्योंकि अभी जो पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक्स है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, यानी अभी सारे जो देश के इकोनॉमीज़ है वो डिफेंसिव खेल रहे, वो खुल के नहीं खेल रहे, क्योंकि ट्रंप भाई साहब वापस आ चुके हैं री इलेक्ट होके ओवल ऑफिस में। और अभी इनके जो पॉलिसीज़ आएंगे चाइना को लेके या किसी और देश को लेके, उसकी वजह से हो हल्ला मच सकता है और उसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वहाँ पर इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ सकता है। एंड फॉर दैट रीज़न मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर प्लेइंग डिफेंसिव राइट नाउ। और उसके बाद आरबीआई जीडीपी नंबर्स के ऊपर भी बात करता है और वो बताता है कि अभी ये जो बिलो एक्सपेक्टेड 5.4% का जीडीपी ग्रोथ हुआ था सितंबर 2024 के क्वार्टर में, तो उसको लेकर के आरबीआई ये बोलता है कि अभी जीडीपी का जो ग्रोथ है वो बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से जीडीपी बढ़ना चाहिए, ऐसा आरबीआई का मानना है। और आरबीआई ये बताता है कि आरबीआई अगले 2 क्वार्टर्स के लिए अपना प्रोजेक्शंस भी देता है, जहाँ पर Q3 के लिए वो अपना जीडीपी प्रोजेक्शन बताता है 6.8% का, और वही Q4 के लिए वो अपना जीडीपी प्रोजेक्शन रखता है अराउंड 7.2% का। और पहले जो आरबीआई 2024-2025 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट उन्होंने किया था 7.2% का, उस ग्रोथ फोरकास्ट को उन्होंने अभी रिड्यूस करके कम करके 6.6% कर दिया गया है। और अगर जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट अगर कम होता है तो इट इज़ बेसिकली नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड ऑल्सो नॉट गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। एंड ऑफकोर्स अभी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जो डिसीजंस किए गए हैं उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये जो होम लोन बोरोवर्स है उनमें से और भी ज़्यादा लोग अभी लोन बोरो करेंगे और घर खरीदेंगे, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेशन था रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, दैट एक्सपेक्टेशन हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ है लेकिन आगे तो ज़रूर कट होगा, कट होना चाहिए आने वाले टाइम में। बट फिलहाल के लिए अभी ये जो एक्सपेक्टेशन है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर दैट हैज़ बीन शैटर्ड। और दूसरा सेक्टर है फाइनेंस, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स का, क्योंकि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है या आरबीआई का जो एमपीसी है उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर को 0.5% या 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिया है। यानी ये सीआरआर पहले 4.5% था जो कि अभी रिड्यूस होकर 4% हो गया है। तो इससे बैंक्स को कैसे फ़ायदा मिलता है? तो देखिए, पहले अगर बैंक्स के पास 100 रुपये का डिपॉजिट था तो उनमें से उनको 4.5 रुपीज़ रिजर्व कैश में रखना था आरबीआई के पास, और बाकी के जो पैसे उसको लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते थे, एंड दैट वाज देयर इनकम। लेकिन अभी इसको 4.5% से 4% रिड्यूस किया गया है। तो अभी बैंक क्या करेंगे, सिर्फ 4 रुपीज़ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज अ रिजर्व कैश रखेंगे, और बाकी का जो 96% ऑफ द पैसा है या 96 रुपीज़ है उसको लोन के रूप में देंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये जो 0.5 रुपीज़ है यहाँ पर ये उनको एडिशनल कैपिटल मिल रहा है विच दे कैन गिव इन लोन एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो रहा है और यहाँ पर उनका प्रॉफिट भी इसकी वजह से बढ़ सकता है। और इसका दूसरा फायदा ये भी मिलता है कि अभी ये जो 0.5% का जो कैश है जो पहले रिजर्व में रखा जा रहा था, जिसको अभी लोन के रूप में दिया जा सकता है, उसकी वजह से आरबीआई ये बोलता है कि इकोनॉमी में अराउंड 1.16 लाख करोड़ रुपीज़ का फंड्स इन्फ्यूज हो सकते हैं, विच विल बेसिकली हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो और सपोर्ट द इकोनॉमी। और उसके अलावा एक और पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको आरबीआई ने रिलीफ दिया है, और वो सेक्टर है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। और अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने
प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन देने का अप्रूवल दे दिया है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका जो लोन बुक है उसमें अभी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, बिकॉज RBI हैज़ मेड इट मोर कन्वीनियंट और मोर ईजी फॉर देम टू ऑफर लोन्स, जिसकी वजह से उनका जो लोन बुक है उसमें ग्रोथ हो सकता है। और उसके बाद RBI ने एक नए AI मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है द म्यूल हंटर AI। और ये AI उन्होंने डिजिटल फ्रॉड्स को टैकल करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए इस AI को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम RBI शुड ऑल्सो थिंक टुवर्ड्स टैकलिंग AI इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, क्योंकि अगर आप इसी के रिलेटेड एक देखेंगे तो मैंने एक ट्वीट भी किया था कुछ टाइम पहले ट्विटर पे, ये ट्वीट नहीं था, रीट्वीट था, जहां पर नितिन कामत जी ने इस पोस्ट को लिखा था, जो कि ज़रोदा के फाउंडर है। और उन्होंने ये बताया था कि लास्ट 9 मंथ्स में अराउंड 11,000 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ स्कैम हुआ है। और इन स्कैम्स में जो स्कैमस्टर्स है या फ्रॉडस्टर्स है उन्होंने बेसिकली AI का इस्तेमाल किया था। तो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम RBI शुड इंट्रोड्यूस मोर सच काइंड ऑफ टूल्स टू सेव सिटीजन्स फ्रॉम सच डिजिटल फ्रॉड्स विच आर वेरी न्यू इन नेचर, क्योंकि अभी AI आया है तो यहाँ पर आप किसी को भी कुछ भी बुलवा सकते हो AI की मदद से, और वो असली भी नहीं होता है। और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मीटिंग हुआ था वहाँ पर फार्मर्स को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, जहाँ पर फार्मर्स को जो कोलैटरल फ्री लोन्स मिलते थे, पहले उसका लिमिट 1.6 लाख था, यानी 1.6 लाख रुपीज़ तक फार्मर्स को विदाउट एनी कोलैटरल लोन मिलता था, जिसका लिमिट अभी बढ़ा के 2 लाख रुपए तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो इसकी वजह से ऑफकोर्स फार्मर्स को तो मदद मिलेगा, और फार्मर्स को अगर मदद मिलेगा, फार्मर्स को अगर ज़्यादा कोलैटरल फ्री लोन मिलेंगे तो वो सीड्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स और जो एग्रीकल्चर के जो नीड्स है उसके ऊपर वो ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो एग्रीकल्चर के जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। और साथ ही साथ इससे रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में मदद मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो रूरल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आजकल अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रूरल इकोनॉमी। और अगर आप TVS की बात करें तो उनके जो मोपेड स्कूटर्स वगैरह बिकते हैं, दैट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंड ऑन रूरल इकोनॉमी। तो ऐसे और कई सारे कंपनीज हैं, इफ यू वांट यू कैन लिस्ट आउट सम ऑफ द कंपनीज इन द कमेंट्स ऑल्सो, आई वुड बी हैप्पी टू रीड इट एंड ऑल्सो फीचर इट इफ द कमेंट इज रियली गुड इन द अपकमिंग वीडियोज। और उसके अलावा RBI जो है वो ये भी बताता है कि अभी प्रेजेंटली जो इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट कैपेक्स या गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग था वो कम हुआ था, वो अभी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में पिक कर सकता है एंड गवर्नमेंट कैपेक्स कैन इंक्रीज। और अगर गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या स्पेंडिंग है अगर वो बढ़ेगा तो वो GDP ग्रोथ के लिए भी मदद कर सकता है, ऐसा RBI का मानना है। तो चलिए अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। तो सबसे पहला अपडेट है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का या CAD का। तो हमारा जो CAD है वो जुलाई और सितंबर के क्वार्टर में और ज्यादा वाइडन होने वाला है या बढ़ने वाला है टू अबाउट $15 बिलियन, या जो हमारे 1.6% ऑफ द GDP को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट 7 क्वार्टर्स में ये हाईएस्ट है। और प्रीवियस क्वार्टर यानी लास्ट क्वार्टर में ये अराउंड $9.8 बिलियन था, विच वाज अबाउट 1.1% ऑफ GDP। तो यहाँ पर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये CAD क्या है। सो दिस CAD इज नथिंग बट इंडिया के अंदर जो पैसा आ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट्स और सर्विसेज के रूप में, और इंडिया से बाहर जो पैसे जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और सर्विसेज के रूप में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वही होता है CAD। अगर इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो अभी अगर आप देखेंगे तो $1 का कॉस्ट अराउंड 84.68 रुपीज के आसपास है। और ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए हमारे देश से बाहर अराउंड $150 जाता है और देश के अंदर अराउंड $100 आता है, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, हमारा CAD हुआ जो कि आता है अबाउट $50। और अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा जो रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत कमजोर है। और जब हमारा करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर होता है तो हमें डॉलर्स में कम खर्च करना है और डॉलर्स में ज्यादा कमाना है, यानी मनी आउट जो है वो कम होना चाहिए और मनी इन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। और ऐसे टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज में हमारा देश ज्यादा पैसे कमाएगा और कम पैसे खर्च करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी उल्टा हो रहा है, हमारे खर्चे ज्यादा है लेकिन हमारी कमाई डॉलर्स में कम है। एंड फॉर दैट रीजन वी आर एंडिंग अप पेइंग अ लॉट ऑफ एडिशनल मनी बिकॉज आवर करेंसी इज वीक कंपेयर टू डॉलर। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है वोडाफोन आइडिया से, जिसके ऊपर हमने कल भी डिस्कशन किया था। तो अभी वोडाफोन ग्रुप ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने जो स्टेक है इंडस इन टावर्स में अराउंड 3% ऑफ द स्टेक उसको वो बेचने वाले हैं। और वो बेचने के बाद वो अराउंड $101 मिलियन का जो डेट है उसको क्लियर करेंगे, विच इज अबाउट 856 करोड़ रुपीज। और जो बाकी के पैसे बचेंगे उसको वो उनके जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसको क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अभी इनका जो 3% ऑफ द स्टेक है इंडस इन टावर्स में, उसका वैल्यू अराउंड 2800 करोड़ के आसपास आ सकता है। और इसमें से अगर वो अराउंड 800 करोड़ आसपास अगर वो डेट क्लियर करने के लिए यूज करेंगे और बाकी का पैसा अगर वो ड्यूज क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वोडाफोन आइडिया को वोडाफोन ग्रुप से अराउंड 2000 करोड़ रुपीज का फंड्स मिल सकता है, विच दे विल यूज टू क्लियर द ड्यूज। और प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप अराउंड 56,945 करोड़ के आसपास
आसपास है, लेकिन वही अगर आप इस कंपनी का डेट देखेंगे तो वो अराउंड 2,50,167 करोड़ के आसपास है। यानी जितना इसका मार्केट कैप है उससे ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना इसका डेट है। और अगर कंपनी के ऊपर इतना बड़ा डेट है तो इसमें अगर 2,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा तो कितना फर्क पड़ेगा, आई डोंट नो। मे बी इट विल हेल्प टेम्पररीली फॉर द कंपनी टू सर्वाइव, बट दिस कंपनी स्टिल हैज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, नॉट टू ग्रो बट टू सर्वाइव। और वही अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट वही के वही है, इवन आफ्टर द रीसेंट टैरिफ हाइक। क्योंकि टैरिफ हाइक तो हो रहा है, वहां से पैसे थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूअसली कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रहा है। और वही अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो अभी भी ये कंपनी बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर रहा है और प्रेजेंटली इट इज अबाउट 28,268 करोड़ के आसपास नेट लॉस है। और उसके अलावा अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर में पब्लिक का होल्डिंग यहां पर बढ़ा है। और पब्लिक का होल्डिंग बढ़ा है तो बेचा किसने, तो यहां पर बेचा प्रमोटर्स ने है, प्रमोटर्स के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी बेचा है, और पब्लिक के साथ साथ यहां पर थोड़ा बहुत डीआईएस ने भी खरीदा है, लेकिन बहुत ज्यादा एफआईएस ने खरीदा है, जिनका होल्डिंग दिसंबर 2023 के क्वार्टर में अराउंड 2.27% था, जो अभी बढ़ के 12.67% हो गया। एंड सिमिलरली पब्लिक का होल्डिंग 11.14% था, जो ऑलमोस्ट डबल होके 21.94% के आसपास पहुंच गया है। एंड जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, 5 साल डाउन द लाइन या 10 साल डाउन द लाइन आपको क्या लगता है, क्या वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगा? जो भी आपको लगता है उसको आप कमेंट्स में बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है नाइका फैशन से। तो इस कंपनी के जो सीईओ है निहिर पारिक, उन्होंने रिजाइन कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। और अभी कंपनी का नया सीईओ कौन बनेगा दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन फिलहाल के अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो पी रेशो है वो अराउंड 1103 के आसपास है। और इतना हाई पी वाला कंपनी होने के बाद भी अगर आप लास्ट 3 इयर्स का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो मात्र 38% है, और प्रॉफिट जो है वो -19% के आसपास है। और जिस सेक्टर और सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करता है वो एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग का सेक्टर है, जहां पर ग्रो करने के लिए एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन इस ग्रोथ के लिए कंपनी इतना स्पेंडिंग कहां से करेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ऑलरेडी 1306 करोड़ का डेट बर्डन है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग यहां पर 21.87% से कम होकर 15.86% हो गया है। और लास्ट 4 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है। और यहां पर कौन खरीद रहा है, तो यहां पर खरीद रहे हैं डीआईएस, जिनका होल्डिंग 15.25% से अभी बढ़ के 21.83% तक पहुंच गया है। और अभी इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा होने के बाद भी, और उस वैल्यूएशन के कंपैरिजन में कंपनी में ग्रोथ ना होने के बाद भी यहां पर डीआईएस इस कंपनी में क्यों खरीदारी कर रहे हैं? यहां पर क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसको अभी हम देख नहीं पा रहे, जो डीआईएस देख पा रहे? अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको दिखता है तो उसको आप कमेंट्स में बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है मिष्ठान फूड्स से। तो मिष्ठान फूड्स को और उसके 5 डायरेक्टर्स को सेबी ने मार्केट से बैन कर दिया है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, सेबी ने मिष्ठान फूड्स को 7 सालों तक पब्लिक फंड्स रेज करने के लिए मना कर दिया है। और सेबी ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि सेबी इस कंपनी के ऊपर यह एलिगेशंस लगाता है कि इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिस इंटरप्रेट किया है। और जैसा कि हमने देखा था कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और इनके जो सेवरल अदर डायरेक्टर्स हैं, उनको भी अभी सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट्स अंटिल फर्दर नोटिस और फर्दर ऑर्डर। और यहां पर ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के पीछे सेबी ये बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से इस कंपनी में जो भी बाय और सेल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे फिक्शियस है या फेक है, जिसका मतलब ये है कि यहां पर कोई रियल ट्रेड नहीं हुआ है, बल्कि ये सारे मैनिपुलेटेड ट्रेड है। और इस मैनिपुलेशन की वजह से सेबी ये भी बताता है कि कंपनी पब्लिक फंड्स को मिसयूज कर रहा है, जिसकी वजह से सेबी इस फंड्स को रिकवर करना चाहता है। टू बी स्पेसिफिक, इस कंपनी ने अप्रैल में राइट्स इशू के जरिए अराउंड 49.82 करोड़ रुपीस रेज किए थे, जहां पर उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स बेच के पैसा रेज किया था। और अभी सेबी ये क्लेम कर रहा है कि ये जो पैसा इन्होंने रेज किया था इसको मिसयूज किया गया है और इसको डाइवर्ट किया गया है ताकि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को बेनिफिट मिल सके थ्रू रिलेटेड ग्रुप्स और एंटिटीज। और सेबी ने कंपनी को यह भी ऑर्डर किया है कि वो इन पैसों को रिटर्न करे। यानी सिंपल वर्ड्स में सेबी ये बता रहा है कि इस कंपनी ने पब्लिक से फंड्स रेज किया अराउंड 49.82 करोड़ रुपीस, और उन फंड्स को कुछ गफला करके प्रमोटर्स और डायरेक्टर के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर दिया, जिससे इन लोगों को यहां पर फायदा हो रहा है और कंपनी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और उसके अलावा सेबी ने यह भी बताया है कि कंपनी को एक नया ऑडिट कमेटी भी अपॉइंट करना होगा टू मॉनिटर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। और अगर आप मिष्ठान फूड्स का अगर आप मार्केट कैप देखें तो अराउंड 1338 करोड़ के आसपास है। और आज अगर आप
देखेंगे तो इसमें लोअर सर्किट लगा है ऑफ अबाउट 20%, यानी यहाँ पर सब बेचने के लिए आ रहे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। और वही अगर आप कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट देखेंगे तो 2023 से कंपनी के सेल्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी एक्सप्लोड हो रहा है, जहां पर पहले मात्र 650 करोड़ का सेल्स था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये सेल्स बढ़ के 1393 करोड़ के आसपास है, और वही प्रॉफिट 77 करोड़ से बढ़ के अभी 371 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ होने के बाद भी अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अबाउट 50.9% ऑफ द कंपनी पब्लिक के पास है। डीआईएस का प्रेजेंस यहाँ पर 0 है, और जो भी एफआईएस यहाँ पर जो 5.63% स्टेक लेके बैठे हैं, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो दे आर ऑल काइंड ऑफ एफआईएस हु इन्वेस्ट इन स्मॉलर कंपनीज या माइक्रो कैप कंपनीज जो उतना ज्यादा क्रेडिबल नहीं है, और प्रोमोटर्स के पास अराउंड 43.48% ऑफ द कंपनी है। और कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स में इतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखने के बाद भी अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे तो मात्र 3.67 के आसपास है, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स का प्रेजेंस भी नहीं है। और यूजुअली मैंने मार्केट में देखा है कि जो शेडी कंपनीज होते हैं जिनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, मैनेजमेंट सही से इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टर्स को नहीं देता है, ऐसे कंपनीज में बड़ा ग्रोथ दिखने के बाद भी उनका वैल्यूएशन बहुत कम होता है, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स को ना जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर नहीं करते, एंड फॉर दैट रीजन इनका वैल्यूएशन बहुत ही कम होता है। और ऐसा ही सिचुएशन मैंने बहुत पहले ब्राइटकॉम ग्रुप में देखा था। ब्राइटकॉम में भर भर के ग्रोथ हो रहा था, भर भर के सेल्स, भर भर के प्रॉफिट, लेकिन पी कितना था, 1 पी, 2 पी, 3 पी, 4 पी, 5 पी, ऐसे लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, एंड नो बिग इन्वेस्टर वाज विलिंग टू टच दिस कंपनी। और बाद में आपको पता ही है इसमें जो हाइप क्रिएट हुआ, स्टॉक बढ़ा, क्या क्या हुआ, स्टॉक 100 रुपीज भी क्रॉस कर गया, और अभी देखेंगे तो वापस स्टॉक जहां था पहले वहीं पर आके अभी वापस रुक गया है। तो इसीलिए ये जो वॉरेन बफेट का कोट है इसको हमेशा याद में रखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और अगर आपको एक अच्छा वैल्यूएबल कंपनी खरीदना है तो वहां पर आपको उसके लिए प्राइस भी पे करना होगा, बिकॉज यूजुअली जो अच्छे जेन्युइन कंपनीज होते हैं जिनमें ज्यादा ग्रोथ होता है, दे ट्रेड एट अ हायर वैल्यूएशन। और वही अगर आपको कचड़ा स्टॉक खरीदना है, कचड़ा कंपनी खरीदना है, बेकार मैनेजमेंट वाला कंपनी खरीदना है, तो वो आपको हाई ग्रोथ के बावजूद भी लोअर वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर अगर आप फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद अगर आप इस महीने एफआईएस की बात करें तो एफआईएस इस महीने पॉजिटिव बायस है, नेट बायस है, क्योंकि आप देख सकते हैं December 3rd, 4th, 5th इन तीनों डेट्स पे एफआईएस जो है वो नेट बायर्स रहे हैं। और एक न्यूज रिपोर्ट ये भी बताता है कि सेकंड हाफ ऑफ द नवंबर में एफआईएस जो है या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो नेट बायर्स बने हैं। और ये रिपोर्ट ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में गया है, ऑफ अबाउट 9,597 करोड़, और उसके बाद आईटी में अराउंड 2,400 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ है, एफएमसीजी में 2,100 के आसपास, रियलिटी और कैपिटल गुड्स में भी एफआईएस ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन एफआईएस ने ऑयल एंड गैस में, ऑटो में, टेलीकॉम में, सर्विसेज में और कंस्ट्रक्शन में शेयर्स बेचा है, और सबसे ज्यादा उन्होंने ऑयल एंड गैस में बेचा है। और प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से है, और अभी ये जो इकोनॉमी में डाउन साइकिल चल रहा है, ऐसे टाइम पे डेफिनेटली ये जो ऑयल एंड गैस का कंजम्पशन है सबसे पहले वो कम होगा, ऑटो के सेल्स कम होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इनका रेवेन्यू गिरना चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन maybe FIS have sold these sectors and invested in banking, IT, FMCG and reality, which are relatively more stable sectors. और उसके बाद एक और अपडेट है विशाल मेगा मार्ट से, जिनका 8,000 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू December 11 को आएगा। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो डीमार्ट जैसे दिग्गज कंपनी ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ूडियो जैसे कंपनीज का शिकार बन रहा है, जहां पर ये न्यू एज कंपनीज डीमार्ट जैसे बड़े कंपनी का मार्केट शेयर लिए जा रहे हैं। और ऐसे टाइम पे विशाल मेगा मार्ट किस तरीके से स्टैंड आउट करता है और किस तरीके का वैल्यूएशन इसको इन्वेस्टर्स देंगे, दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, व्हाटएवर यू फील, यू राइट दैट ऑन इन द कमेंट सेक्शन। और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट से एक बहुत बड़ा अपडेट है, बिटकॉइन जो है वो $1 लाख तक पहुंचने वाला है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस माइलस्टोन रीच होने की वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स भी इस रश में जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में, ऐसा बोला जाता है। बट आई हाईली डाउट इट, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो क्रिप्टोस के रिलेटेड ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है कि अगर कोई क्रिप्टोस खरीदता है, बेचता है, तो ऐसा देखा जाता है कि वो कुछ इलीगल कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, क्रिप्टो इंडिया में इलीगल तो नहीं है, लेकिन क्रिप्टो में ट्रेड करना इंडिया में गवर्नमेंट रेगुलेशंस के जरिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया गया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो फ्लैट 30% है, यानी जो भी आपको क्रिप्टो ट्रांसफर करने की वजह से या सेल करने की वजह से जो प्रॉफिट होता है वहां पर आपको 30% टैक्स पे करना है। और यहां पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गेन्स जैसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और यहां पर आप कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया या माइनिंग कॉस्ट हो गया, उसको भी यहां पर आप डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए क्रिप्टो में लॉसेस होता है तो आप उसको अदर इनकम्स में
या अदर इनकम्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते और लॉसेस को आप फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रिप्टो में रिस्क जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न्स बढ़ने पे जो बेनिफिट्स आपको मिलता है वो लिमिटेड हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको क्रिप्टोज में प्रॉफिट हुआ तो आपसे 30% टैक्स मांगा जाता है, लेकिन वही अगर आपको लॉसेस हो गया तो उसको सेट ऑफ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है और यहाँ पर डिडक्शंस भी प्रोवाइड नहीं किए जाते, जिसकी वजह से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया बिकम्स रियली अनअट्रैक्टिव बिकॉज यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, रिवॉर्ड लिमिटेड हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है मारुति सुजुकी से। तो मारुति सुजुकी ने भी अपने कार प्राइसेस में 4% प्राइस हाइक किया है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025। और कल के वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूंडई ने ऐसा किया था और अभी मारुति सुजुकी भी ये कर रहा है। और मारुति सुजुकी भी यहाँ पर यही बता रहा है कि उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। तो अभी अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है तो उसी खर्चे को वो अभी अपने कस्टमर से वसूल रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द कार्स। तो आई थिंक ये सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो ऑटो सेक्टर है उनके लिए चैलेंजेस अभी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में सेल्स बहुत कम हो रहा है। सेल्स कम होने के साथ साथ उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और अभी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर गाड़ियों का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है तो दिस कैन हैम्पर द सेल्स और द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑटो सेक्टर। तो अभी आने वाले जो Q3 और Q4 है वहां पर हमें देखना होगा कि ऑटो सेक्टर किस तरीके का ग्रोथ पोस्ट करता है, क्या वो एनकरेजिंग होगा या वहां पर हमें ये जो इकोनॉमिक डाउन साइकिल है उसका इंपैक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। और उसके बाद 5 टेलीकॉम कंपनीज को ये बोला जाता है कि दे आर वेल पोजीशन टू ड्राइव क्रूशियल 5G ग्रोथ इन इंडिया फॉर द ईयर 2025। और ये 5 कंपनीज है भारतीय एयरटेल, तेजस नेटवर्क्स, HFCL लिमिटेड, टेक महिंद्रा और इंडस टावर्स। और ये पांचों कंपनीज वेल पोजीशनड क्यों है 2025 में 5G ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप चाहे तो जाके वहां से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है ओला इलेक्ट्रिक से। तो ओला इलेक्ट्रिक से ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है या CCPA है, उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगा है रिगार्डिंग द शो कॉज नोटिस इशूड इन अक्टूबर रिलेटेड टू द 10,644 कंप्लेंट्स। और इन कंप्लेंट्स के रिलेटेड किस तरीके से सोशल मीडिया में ओला को ट्रोल किया गया था, ओला की गाड़ियां जलाए गए थे, ये सब आपने देखा ही होगा। और ये एक तरीके से लटकती तलवार है ओला के ऊपर, जहां पर हमें ये देखना होगा कि ये जो CCPA है ये फाइनल डिसीजन इसके रिलेटेड क्या निकालता है और इसकी वजह से क्या ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकते हैं, वो हमें वेट करके वॉच करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 3,355 करोड़ का डेट बर्डन है और कंपनी के पास अराउंड 5,918 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। यानी अभी कंपनी के पास डेट को माइनस करेंगे तो इफेक्टिव 2,563 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। लेकिन कंपनी का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी ने लास्ट ईयर में अराउंड 1,584 करोड़ का लॉस किया है। तो अभी कंपनी को जल्दी कैसे प्रॉफिटेबल बनना है, उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फिगर आउट करना है, क्योंकि अभी जो कैश इक्विवेलेंट्स है अगर वो भी इन्हीं लॉसेस में खत्म हो जाएंगे तो देन ओला विल हैव टू फिगर आउट टू रेज फंड्स अगेन, सो दैट विल बी एन एडिशनल हेडेक। बट क्यूरियोसिटी के लिए आई वांट टू आस्क यू गाइस, डू यू थिंक इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स कैन ओला बिकम प्रॉफिटेबल और नॉट? जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट्स में बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से। तो इस कंपनी को 4 मल्टीपर्पज वेसल्स को कंस्ट्रक्ट और डिलीवर करने का ऑर्डर मिला है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो ये कंपनी डेट फ्री है, कैश रिच है, क्योंकि कंपनी के पास अराउंड 3,356 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है और कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 20,450 करोड़ के आसपास है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो एज ऑफ 30 सितंबर 2024 कंपनी का ऑर्डर बुक अराउंड 24,221 करोड़ के आसपास था, जो कि इसके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। और इस ऑर्डर बुक में अराउंड 12 प्रोजेक्ट्स है विद 43 प्लेटफॉर्म्स, जो कंपनी आने वाले टाइम में पीरियडिकली डिलीवर करेगा। एंड ऑफ कोर्स वैल्यूएशन इज ऑन द हायर साइड, जहां पर इसका पी रेशियो अबाउट 53.1 के आसपास है। और वही अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहां पर लास्ट 4 क्वार्टर्स में पब्लिक का जो होल्डिंग 16.61% था वहां से अभी बढ़ के 19.98% हुआ है। तो यहां पर बेचा DIS ने है, जिनका होल्डिंग 6.03% से कम होकर 1.87% हुआ है। और यहां पर इसमें से एक छोटा सा ऐसा FIS ने भी खरीदा है, जिनका होल्डिंग 2.86% से बढ़ के 3.65% बढ़ा है। यानी यहां पर DIS ने बेचा है और इसमें से सबसे ज्यादा पब्लिक ने खरीदा है और थोड़ा सा यहां पर FIS ने खरीदा है। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है बोरोसिल रिन्यूएबल से। और इस कंपनी का शेयर प्राइस आज बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट ने चाइना और वियतनाम से जो सोलर ग्लास इंपोर्ट्स किए जाते थे उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। कि हो क्या रहा था, ये जो चाइना वाले हैं और वियतनाम वाले हैं वो बहुत सस्ते दाम पे इंडियन मार्केट्स को ये सोलर ग्लास इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से जो लोकल प्लेयर्स है, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है जैसे कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स, वो यहां पर इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और अगर ऐसा ही होगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, हमारे इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लॉसेस। और
और अगर डोमेस्टिक मार्केट में कोई प्लेयर ही नहीं बचेगा तो उसके बाद जो चाइना वाले और वियतनाम वाले जो प्राइस सेट करेंगे वही नया प्राइस हो जाएगा। और इसलिए कोई भी गवर्नमेंट ऐसी चीजें अलाउ नहीं करता है, और अगर ऐसी चीजें होते हुए दिखता है तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के जो लोकल प्लेयर्स है उनको सर्वाइव करने के लिए और उनको ऐसे इंपोर्ट्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए मौका देता है। और अभी एग्जैक्टली बोरोसिल रिन्यूएबल्स में यही हुआ है। और अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा कि किस तरीके से वियतनाम और चाइना से जो चीपर सोलर ग्लास इंपोर्ट किए जाते थे उसकी वजह से कंपनी को लास्ट 2 सालों में 50 करोड़ का लॉस और 97 करोड़ का लॉस हुआ है। और अभी ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है उसके बाद हो सकता है कंपनी फिर से प्राइस लेवल पे कॉम्पीट कर पाए और उनका जो लॉसेस है वो अभी आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स में बदल जाए। लेट्स होप एंड वेट एंड वॉच फॉर इट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।